चलिए आज कानून की कुछ पेचीदगियों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर अपराध की सामान्य व्याख्याएं और अपवाद शीर्षक वाले दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। ये एक नई कानूनी संहिता मतलब संहिता से जुड़े लगते हैं। हमारा आज का मकसद है इस संहिता में अपराधों की परिभाषाएं, सजाएं और खासकर जिन्हें सामान्य अपवाद कहा गया है उनके बीच का रिश्ता क्या है उसे खंगालना। क्योंकि कानून की भाषा आप जानते हैं अक्सर सीधी नहीं होती, उसमें कई परतें छिपी होती हैं। आज हम इन्हीं परतों को खोलने पर ध्यान देंगे। खासतौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ काम जो पहली नज़र में बिल्कुल अपराध दिखते हैं कानूनी नज़रिए से अपराध नहीं माने जाते। और ये भी कि जब कई लोग मिलकर कोई अपराध करते हैं तो हर किसी की जिम्मेदारी वो कैसे तय होती है। बल्कि ये भी साफ करता है कि किन हालात में कोई काम अपराध नहीं माना जाएगा। और हाँ, जब एक से ज्यादा लोग किसी गलत काम में शामिल हों तो उनकी अपनी भूमिका, उनका इरादा, उनकी जानकारी, ये सब बातें उनकी कानूनी जवाबदेही, उनकी लायबिलिटी पर कैसे असर डालती हैं, ये जानना भी अहम है। आज हम इन्हीं बारीकियों पर गौर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं संहिता के एक बहुत ही बुनियादी नियम से। दस्तावेज का क्लॉज 3(1) कहता है कि इस संहिता में हर अपराध की परिभाषा, हर सजा का नियम और हर उदाहरण उसको सामान्य अपवाद वाले अध्याय के तहत ही समझा जाना चाहिए, भले ही उन परिभाषाओं या नियमों में इन अपवादों का जिक्र बार बार ना हो। इसका असल मतलब क्या है? ये तो काफी व्यापक बात लगती है। आपने सही समझा, ये एक बुनियादी सिद्धांत है। इसका मतलब ये है कि कानून कुछ स्थितियों को पहले से ही अपराध के दायरे से बाहर मानता है। ये सामान्य अपवाद एक तरह की, आप कह सकती हैं, अदृश्य ढाल हैं जो हर अपराध की परिभाषा पर लागू होती हैं। जैसे अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए हमला करता है, आत्मरक्षा में, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है कोई काम करता है, या जैसा स्रोत में उदाहरण दिया गया है 7 साल से कम उम्र का बच्चा कुछ करता है, तो कानून कहता है कि ये काम अपराध नहीं है। और ये नियम हर अपराध पर लागू होगा, चाहे उस अपराध की परिभाषा लिखते समय ये बात अलग से लिखी गई हो या नहीं। हाँ, उदाहरण से साफ करते हैं। जैसे दस्तावेज बताता है कि संहिता की परिभाषाएं ये नहीं दोहराती कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा वो अपराध नहीं कर सकता। फिर भी हमें ये मानकर चलना है कि इस उम्र के बच्चे का कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सामान्य अपवाद में आता है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण भी इसी सिद्धांत को दिखाता है। एक पुलिस अधिकारी जेड नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसने हत्या की है। अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी करता है। यहाँ वो अधिकारी गलत तरीके से बंदी बनाने का दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कानून उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करता है या अधिकार देता है। जी, अधिकार देता है। ये मामला उस सामान्य अपवाद के तहत आता है जो कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हो। इससे पता चलता है कि अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करते हुए किया गया काम वो अपराध नहीं बनता। तो ये सामान्य अपवाद एक तरह से कानून के अंदर ही सुरक्षा वाल्व की तरह काम करते हैं। अच्छा, जो हर नियम पर लागू होते हैं। हाँ। अब इसी दस्तावेज का अगला हिस्सा क्लॉज 3(2) परिभाषाओं की एक रूपता की बात करता है। जी। ये कहता है कि हर वो शब्द या वाक्यांश, एक्सप्रेशन जिसे संहिता के किसी भी हिस्से में समझाया गया है उसका इस्तेमाल पूरी संहिता में उसी मतलब के साथ किया जाएगा। हाँ, ये कानून में स्पष्टता और स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए अगर एक ही शब्द का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग निकले तो कितनी कंफ्यूजन होगी। ये नियम सुनिश्चित करता है कि जब तक संदर्भ से कोई और मतलब न निकलता हो तब तक एक परिभाषित शब्द जैसे स्वेच्छा से, वॉलंटरली या बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, पूरी संहिता में एक ही अर्थ रखेगा। इससे कानून की व्याख्या में आप कह सकते हैं मनमानी की गुंजाइश कम होती है। ठीक है, स्पष्टता और एकरूपता महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब क्लॉज 3(3) कब्जे यानी पोजेशन के बारे में कुछ कहता है। अगर कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की पत्नी, पति, क्लर्क या नौकर के पास उस व्यक्ति की वजह से या उसकी ओर से है तो कानून ये मानेगा कि वो संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में है। ये थोड़ा घुमावदार लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी कोई चीज अपने कर्मचारी को संभालने के लिए दी है तो कानूनी तौर पर वो चीज अभी भी आपके ही कब्जे में मानी जाएगी।
और दस्तावेज ये भी साफ करता है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ कुछ समय के लिए या किसी खास काम के लिए क्लर्क या नौकर रखे गए हों। ये नियम चोरी, अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे संपत्ति से जुड़े अपराधों में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इससे तय होता है कि संपत्ति किसके नियंत्रण में थी। यानी कानूनी कब्जा शारीरिक कब्जे से अलग है। दिलचस्प। अब क्लॉज 3-4 पर आते हैं, जो कृत्यों, एक्ट्स और अवैध चूक, इलीगल ओमिशंस के बारे में है। ये कहता है कि जहां भी संहिता में कृत्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसमें अवैध चूक भी शामिल मानी जाएगी, जब तक कि संदर्भ कुछ और ना कहता हो। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ ना करना भी कुछ करने जैसा अपराध हो सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कानून की नज़र में सिर्फ कोई गलत काम करना ही अपराध नहीं है, बल्कि कई बार आपकी कानूनी जिम्मेदारी होते हुए भी कुछ ना करना, इल्लीगल ओमिशन, वो भी उतना ही बड़ा अपराध हो सकता है। कानून कुछ स्थितियों में लोगों पर कुछ करने का कर्तव्य डालता है। जैसे स्रोत में दिए उदाहरण की तरह सोचें, अगर किसी की जिम्मेदारी किसी लाचार व्यक्ति को खाना देने की है और वो जानबूझकर ये जिम्मेदारी नहीं निभाता, जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है या उसकी जान चली जाती है, तो ये अवैध चूक एक कृत्य के बराबर मानी जाएगी और आपराधिक दायित्व तय हो सकता है। ये सिद्धांत दिखाता है कि निष्क्रियता भी उतनी ही दंडनीय हो सकती है जितनी कि कोई सक्रिय गलत कार्यवाही। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, अब उन स्थितियों पर आते हैं जहां एक से ज्यादा लोग मिलकर अपराध करते हैं। क्लॉज 3-5 साझा इरादे यानी कॉमन इंटेंशन की बात करता है। ये कहता है कि अगर कई लोग अपने सबके साझा इरादे को पूरा करने के लिए कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस कृत्य के लिए ऐसे ही जिम्मेदार होगा मानो उसने अकेले ही वो पूरा काम किया हो। हाँ, ये साझा इरादे का सिद्धांत है, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में विस्तार से बताया गया था, और अब इस नई संहिता का भी ये एक अहम हिस्सा है। इससे पता चलता है कि ये एक स्थापित कानूनी अवधारणा है। यहाँ सबसे जरूरी बात है साझा इरादा, यानी उन सब का मकसद एक ही था और वे उस मकसद को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, भले ही हर किसी ने अपराध का अलग-अलग हिस्सा किया हो। मिसाल के तौर पर, अगर कुछ लोग मिलकर किसी को लूटने की योजना बनाते हैं, एक बाहर निगरानी करता है, दूसरा गाड़ी चलाता है और तीसरा असल में लूटपाट करता है, तो कानून उन सभी को लूट के लिए बराबर का जिम्मेदार मानेगा, क्योंकि उन सबका इरादा साझा था। तो साझा इरादा होने पर हर व्यक्ति पूरे अपराध के लिए जिम्मेदार हो जाता है, बराबर। लेकिन अगला क्लॉज 3-6 इससे थोड़ा अलग लगता है। ये कहता है कि जब कोई ऐसा काम जो सिर्फ आपराधिक ज्ञान या इरादे से करने पर ही अपराध बनता है, कई लोगों द्वारा किया जाता है, तो उनमें से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या इरादे से उसमें शामिल होता है, उस काम के लिए वैसे ही जिम्मेदार होगा मानो उसने अकेले ही वो काम उसी ज्ञान या इरादे से किया हो। इसमें और पिछले वाले में असल फर्क क्या हुआ फिर? ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। क्लॉज 3-5 साझा इरादे पर जोर देता है, यानी सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। क्लॉज 3-6 उन स्थितियों पर लागू होता है जहां अपराध का मूल तत्व ही एक खास तरह का ज्ञान या इरादा है। यहाँ फोकस हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति, मेंस रिया, यानी अपराध करते समय उसका इरादा या ज्ञान, इस पर ज्यादा है। हो सकता है सबका इरादा बिल्कुल एक जैसा ना हो या वे किसी साझा योजना का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर वे जानते हैं कि जो हो रहा है वो आपराधिक है और फिर भी उसमें शामिल होते हैं, तो वो अपने उस ज्ञान या इरादे के आधार पर जिम्मेदार होंगे। इसमें हर व्यक्ति की दिमागी हालत का आकलन वो अलग अलग किया जाता है। अच्छा, यानी यहाँ व्यक्तिगत ज्ञान या इरादा ज्यादा मायने रखता है, भले ही कोई औपचारिक साझा योजना ना हो। अब क्लॉज 3-7 पर आते हैं। ये कहता है कि अगर किसी अपराध में कोई नतीजा लाना, जैसे चोट पहुंचाना या मौत या नतीजा लाने की कोशिश करना शामिल है, और ये नतीजा किसी कृत्य यानी एक्ट या चूक यानी ओमिशन से लाया जा सकता है, तो ये समझा जाना चाहिए कि उस नतीजे को आधा कृत्य से और आधा चूक से लाना, वो भी वही अपराध है। इसका उदाहरण भी दिया गया है। ए जानबूझकर जेड की मौत का कारण बनता है। वो ऐसा कैसे करता है? आधा तो जेड को गैर कानूनी तरीके से खाना ना देकर, ये हुई चूक, और आधा जेड को पीटकर, ये हुआ कृत्य।
दस्तावेज कहता है कि ए ने हत्या की है। ये उदाहरण साफ करता है कि कानून के लिए अपराध करने का तरीका उतना मायने नहीं रखता जितना कि इरादा और नतीजा। अगर आपका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का है, तो चाहे आप सक्रिय रूप से कुछ गलत करें, जैसे पीटना, या अपनी जिम्मेदारी निभाने में निष्क्रिय रहें, जैसे खाना न देना, अगर दोनों मिलकर वही आपराधिक नतीजा लाते हैं, तो ये एक ही अपराध माना जाएगा। ये प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि अपराधी केवल इसलिए न बच सकें क्योंकि उन्होंने अपराध करने के लिए सीधे और परोक्ष दोनों तरीकों का घालमेल किया। कानून ऐसे मामलों में कृत्य और चूक दोनों को मिलाकर देखता है। ठीक है, तो कृत्य और चूक मिलकर भी एक ही अपराध बन सकते हैं। अब बात करते हैं सहयोग यानी कोऑपरेशन की। क्लॉज 38 ये कहता है कि जब कोई अपराध कई कामों एक्ट्स के जरिए किया जाता है, तो जो कोई भी उन कामों में से किसी एक को करके, चाहे अकेले या किसी और के साथ मिलकर, उस अपराध को करने में जानबूझकर सहयोग करता है, वो उस अपराध को करता है। इस सुनने में पिछले कुछ सिद्धांतों जैसा ही लगता है, लेकिन शायद इसमें कुछ और बारीकियां हैं। हाँ, इसमें जानबूझकर सहयोग यानी इंटेंशनली कोऑपरेट्स पर जोर है। ये उन स्थितियों को कवर करता है जहां अपराध एक सिलसिलेवार तरीके से होता है, कई अलग अलग कामों से मिलकर। अगर आप उस सिलसिले के किसी भी एक काम में जानबूझकर मदद करते हैं, ये जानते हुए कि ये एक बड़े आपराधिक योजना का हिस्सा है, तो आपको पूरे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। स्रोत में दिए गए उदाहरण इसे और स्पष्ट करते हैं। हाँ, उदाहरण काफी मददगार हैं। पहला, ए और बी मिलकर जेड को मारने की योजना बनाते हैं। तरीका यह है कि वे अलग अलग समय पर उसे जहर की थोड़ी थोड़ी डोज देंगे। वे योजना के मुताबिक ऐसा करते हैं। जेड इन सब डोज के असर से मर जाता है। यहां कहा गया है कि ए और बी दोनों ने हत्या करने में जानबूझकर सहयोग किया, और क्योंकि दोनों ने ऐसा काम किया जिससे मौत हुई, वे दोनों हत्या के दोषी हैं, भले ही उनके काम अलग अलग समय पर हुए हों। दूसरा उदाहरण, ए और बी एक जेल के संयुक्त जेलर हैं और बारी बारी से कैदी जेड की देखभाल करते हैं। जेड को मारने के इरादे से वे जानबूझकर सहयोग करते हैं। कैसे? दोनों अपनी अपनी ड्यूटी के दौरान जेड को खाना नहीं देते जो उन्हें उसे देने के लिए मिला था। जेड भूख से मर जाता है। यहां भी ए और बी दोनों हत्या के दोषी हैं। इन दोनों उदाहरणों में साझा योजना और सहयोग वो साफ दिख रहा है। लेकिन तीसरा उदाहरण वो थोड़ा अलग है और शायद ज्यादा पेचीदा। एक जेलर ए कैदी जेड को मारने के इरादे से उसे गैर कानूनी तरीके से खाना देना बंद कर देता है। इससे जेड बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन सिर्फ इससे उसकी मौत नहीं होती। फिर ए को नौकरी से निकाल दिया जाता है और बी उसकी जगह नया जेलर बनता है। बी ए के साथ बिना किसी मिलीभगत या सहयोग के जेड को गैर कानूनी तरीके से खाना देना बंद कर देता है, ये जानते हुए कि ऐसा करने से शायद जेड की मौत हो जाएगी। जेड भूख से मर जाता है। नतीजे में कहा गया है कि बी हत्या का दोषी है, लेकिन ए, जिसने शुरुआत की थी, सिर्फ हत्या के प्रयास का दोषी है। ये क्यों? से दिखाता है यहाँ ए और बी के बीच कोई साझा इरादा या सहयोग वो नहीं था। ए का इरादा हत्या का था और उसने चूक की, लेकिन उसकी चूक सीधे मौत का कारण नहीं बनी और उसने बी के साथ मिलकर काम नहीं किया। इसलिए कानून उसे हत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी मानता है। दूसरी तरफ बी ने भी चूक की और वो जानता था कि इससे मौत हो सकती है। उसकी चूक मौत का सीधा कारण बनी, इसलिए बी हत्या का दोषी है। ये उदाहरण इस बात पर जोर देता है कि भले ही नतीजा एक जैसा हो, जेड की मौत, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी उसके अपने इरादे, उसके अपने काम और दूसरों के साथ उसके सहयोग या सहयोग की कमी के आधार पर अलग-अलग तय होती है। वाकई ये तीसरा उदाहरण दिखाता है कि सहयोग का न होना जिम्मेदारी को कैसे बदल सकता है। अब इस श्रृंखला के अंतिम बिंदु पर आते हैं। क्लॉज 39 ये कहता है कि जहां कई लोग किसी एक आपराधिक कृत्य को करने में लगे हों या उससे जुड़े हों, वे उस एक ही कृत्य के जरिए अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं। एक ही काम पर सजा अलग अलग। ये कैसे हो सकता है? ये सिद्धांत भी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति यानी मेंस रिया के महत्व को रेखांकित करता है। एक ही घटना में शामिल दो लोगों का इरादा, ज्ञान या हालात वो अलग अलग हो सकते हैं और कानून इसे ध्यान में रखता है। स्रोत का उदाहरण इसे बहुत स्पष्ट करता है। हाँ, उदाहरण ये है, ए जी पर हमला करता है। हालात ऐसे हैं कि उसे गंभीर उत्तेजना यानी ग्रेव प्रोवोकेशन मिली हुई है, जिसके कारण अगर वो जी को मार भी देता है
तो उसे हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या, जो हत्या की कोटि में नहीं आती, कॉल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी माना जाएगा, यानी एक कम गंभीर अपराध। उसी समय बी, जिसका जी से पुराना बैर है और वो उसे मारना चाहता है और जिसे कोई उत्तेजना नहीं मिली है, वो जी को मारने में ए की मदद करता है। यहाँ हालांकि ए और बी दोनों जी की मौत का कारण बन रहे हैं, फिर भी बी हत्या का दोषी है और ए सिर्फ गैर इरादतन हत्या का। बिल्कुल, ये उदाहरण दिखाता है कि कानून कैसे हर व्यक्ति के अंदरूनी हालात, उसका इरादा, उसका मकसद, उसे उकसाया गया था या नहीं, इन सबको अलग-अलग तौलता है। ए ने गुस्से और उत्तेजना में आकर काम किया, जिससे उसके अपराध की गंभीरता कानून की नज़र में कम हो गई। बी का इरादा ठंडा, सोचा समझा और द्वेषपूर्ण था, बिना किसी बाहरी उकसावे के। इसलिए भले ही उन्होंने एक ही काम जेड की मौत में योगदान किया, उनकी कानूनी जिम्मेदारी और अपराध वो अलग-अलग माने गए। ये न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है कि सजा व्यक्ति के दोष के अनुपात में होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि कानून सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखता। अपराध की परिभाषाएं, अपवाद, कब्जे का मतलब, कुछ न करने की जिम्मेदारी, और खासकर जब कई लोग शामिल हों तो साझा इरादा, व्यक्तिगत ज्ञान, सहयोग और हालात, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन किस हद तक जिम्मेदार है। हाँ, हमने देखा कि कैसे सामान्य अपवाद हर अपराध पर लागू होते हैं, परिभाषाएं कैसे पूरी संहिता में एक समान रहती हैं और कैसे निष्क्रियता भी अपराध हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कई लोग अपराध में शामिल होते हैं तो कानून हर व्यक्ति की भूमिका और मानसिक स्थिति का अलग-अलग विश्लेषण करता है। साझा इरादा सबको बराबर जिम्मेदार बना सकता है, लेकिन व्यक्तिगत ज्ञान, इरादा, सहयोग का स्तर या उत्तेजना जैसे कारक एक ही घटना में शामिल लोगों को अलग-अलग अपराधों का दोषी ठहरा सकते हैं। ये दिखाता है कि आपराधिक दायित्व तय करना कितना सूक्ष्म और संदर्भ पर आधारित काम है। बिल्कुल, ये कानून की जटिलता तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी कि ये सिर्फ नियमों का ढांचा नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार, इरादे और परिस्थितियों को समझने की कोशिश भी है। ये मामला सिर्फ काले और सफेद का नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रे एरियाज का है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जब समाज और कानून किसी आपराधिक घटना में जिम्मेदारी तय करते हैं, तो एक व्यक्ति के अपने इरादे और बाहरी हालात, जैसे किसी और की हरकतें या अचानक मिली उत्तेजना, इनके बीच सही संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर तब जब कई लोगों के काम मिलकर एक दुखद अंजाम तक ले जाते हैं। इस संतुलन को साधने की चुनौती पर सोचने से शायद हमें कानून के मानवीय और नैतिक आयामों को और बेहतर समझने में मदद मिलेगी।